Hello, am I audible? Uh, can someone confirm it? I hope people can hear me and see also. Can somebody confirm it? Okay, just let me change a bit of settings. So, good afternoon, everyone. Let's start the presentation. I have made a small PPT, which is having frequently asked questions or common queries which every aspirant have. Well, either they are starting the preparation or they have already started the preparation, and uh, we'll continue this session with the common queries. After that, we'll be having open discussion. So you can post your questions in the chat box, and I will try to answer them once I'm done with the PPT. So I hope everyone is doing great. Let me start the session. Myself, Amit Charan, graduate in civil engineering from IIT Hyderabad. I appeared for GATE 2020 and GATE 21. In GATE 2020, I secured an AIR of 740, and in the current year, I got AIR 42, which is, as you can see, it's quite improved. So I will try to share the things that I did in order to be in a top 50 rankers of GATE 2020 in civil engineering. So first of all, let's start the presentation. So this is our topic: things needed to crack the GATE. So one of the common queries is coaching necessary or required to achieve a good rank in GATE. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले तो मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि कोचिंग चाहिए है या फिर नहीं चाहिए, ये बात का क्वेश्चन है। पहले जब स्टार्ट करते हैं कि सोचते हैं कि गेट देना है, तो सबसे पहला इंट्रोस्पेक्शन से चालू होता है कि पहले ये देखना है कि क्योंकि बीटेक में हम लोगों ने सारे कोर्सेज पढ़ रखे हैं, वही सारे कोर्सेज हैं, उन्हीं पे न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन से ये देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स में मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि वही बात है, अगर आपको लेवल बताओगे आप कितने नीचे हो या फिर कितने ऊपर हो, तो वहाँ से पिक करना आसान होता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। आराम सिलेबस पूरा देख के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने की, किसी को स्ट्रक्चर वीक आ रहा है या फिर किसी का थ्योरी पार्ट वीक है, जैसे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एक्सेट्रा। तो वहाँ से करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, कुछ पोर्शन ऐसे हो गए जो काफ़ी ऐसे है कि बच्चों के वीक होते हैं स्ट्रक्चर है, तो उनके लिए ये है कि उनके लिए कोचिंग के लिए एडवाइस जो मेरी तरफ से वो ये है कि आप कोई भी मटेरियल लेके कंसिस्टेंटली पढ़ना चालू कीजिए। जहाँ से समझ में आ रहा हो वहाँ से करो। ये नहीं है कि कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया या फिर नहीं लिया तो मेरा गेट में रैंक नहीं आ सकता। तो फिर आप कोई भी मटेरियल लो, क्योंकि कॉमन मटेरियल है, हर कोई सेम मटेरियल पढ़ता है। आपको बस ये समझना, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से करो। जैसे अन अकेडमी पे जिस एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है उस बैच में आप ज्वाइन करो, आराम से सिलेबस कंप्लीट करो। फिर उसके बाद जस्ट ए सेकेंड।
तो जैसे अब कोचिंग स्टार्ट कर दिया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सिलेबस अच्छे से समझ लिया कि कौन से टॉपिक्स हैं कौन से टॉपिक नहीं है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वह आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया जाए। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया, सब्जेक्ट शुड बी रेड फर्स्ट। तो सबसे पहले अ, ये डिसाइड करने की कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहली बात तो इंट्रोस्पेक्शन, पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से एक फैक्टर वो रहेगा। दूसरा फैक्टर रहेगा कि जो सिलेबस का एनालिसिस किया था, जो टॉपिक्स देखे थे, वो कितने फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनका वेटेज क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा। जैसे सिविल में मेजरली दो टॉपिक बताऊँ तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एंड जियोटेक का जनरली वेटेज हाई रहता है। तो इन दो सब्जेक्ट के लिए ये बोल सकते हैं कि इनको अगर पढ़ते हैं तो एक सेफ साइड में रहेंगे, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इनको पहले कवर करने की ट्राई करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दोनों फैक्टर्स कंसिडर करके। तो अभी बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट के दिमाग में वो है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए अब। तो बुक के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जैसे कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स, जो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज है, उनके स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। या और अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा लेट, आपको लगता है कि टाइम आपके लिए कम बचेगा, तो आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप किसी भी एजुकेटर के लेक्चर नोट्स से पढ़िए। और बुक्स के अंदर ये तो हो गया हमें जो पढ़ना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बुक्स आती है वो बुक्स आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए पहला सोर्स, पहली प्रेफरेंस हमेशा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो एक आइडिया देते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एक टॉपिक के अंदर से पूछे जा सकते हैं, और वो एक एप्टीट्यूड भी बिल्ड कर देते हैं कि कैसे होगा, कि एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन जा रहे हैं, कैसे कितने कैसे किस तरह की ट्रिक लगती है, तो ये सब मिलेगा प्रीवियस ईयर। तो एक सोर्स तो हो गया प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं अपन सारे मेजर सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हुआ जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, एक पार्ट हुआ जिसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है। न्यूमेरिकल पार्ट में मैं बोलूँ तो फिर जैसे इन्वायरमेंट है, जियोटैग है और एक स्ट्रक्चर है। इसका फर्दर करेक्ट कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें दूसरा एक ये है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए नहीं है गेट में। बट जैसे कि डिफ्लेक्शन चैप्टर आप देखोगे सम से, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए नहीं है। या फिर कोई और टॉपिक होगा आरसीसी का, जैसे डब्ल्यू है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रीवियस में क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक कंपाइल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। और दूसरा ये है कि जो भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बुक्स के, वो कन्वेंशनल टाइप होते हैं, जिससे कि तीन चार कॉन्सेप्ट्स एक साथ बिल्ड हो जाते हैं। तो बेस्ट बुक में मैंने दो सोर्स बताए, एक प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस करना है, दूसरा है कि स्टैंडर्ड बुक उन्हीं सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना है जिनके पास जिनके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। तीसरा सोर्स क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो ईएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स, सबको पता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ से प्रैक्टिस की जा सकते हैं। ऑल्दो उनका लेवल गेट के लेवल के जितना नहीं है, क्योंकि गेट ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछता है और उसमें स्पीड मैटर करती है। ईएससी के क्वेश्चन में तो ज़्यादा लेवल थोड़ा गेट से नीचे ही रहता है, बट स्टिल फॉर्मूला की प्रैक्टिस वगैरह के लिए, या फिर ज़्यादा डिफरेंट किस तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चंस को, उसकी प्रैक्टिस के लिए ईएसपी प्रीवियस ईयर किया जा सकते हैं प्रीलिम्स के। उसके बाद आता है कि हाउ टू स्टडी ए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप कहीं से बना सकते हो, क्लास लेके बना रहे हो तो ठीक है, सेल्फ स्टडी से बना रहे हो तो ठीक है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं एकदम प्रिसाइज एंड कंसाइज।
सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा कवर नहीं करना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स इतने बड़े हैं कि उनमें रिसर्च की जा सकती है। तो ये नहीं है कि कोई एक टॉपिक को पकड़ लिया तो उसके अंदर 3-4 महीने लगा दिए, तो ऐसे एक थीसिस नहीं लिखनी है। जितने रिक्वायरमेंट है जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना उतना ही पढ़ना है। तो नोट्स बनाने के साथ साथ जैसे सब्जेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद बारी आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी है? शॉर्ट नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक है, हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें अभी याद है, लेकिन जैसे ही अब 5-6 महीने हो जाएंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। तो उस टाइम पे अब रिवाइज करने के लिए सब कुछ वापस तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो उस टाइम पे काम आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के दो ही बेसिक चीज़ें हैं, उसके नोट्स एंड उसके शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आते हैं कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, फिर कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जिसको जैसे बनाने पसंद है, जैसे कंफर्टेबल है, किसी को फॉर्मूले हाईलाइट करके लिखने में मज़ा आता है, किसको कुछ कैसे मज़ा आता है, अपने हिसाब से बनाओ नोट्स को। बट शॉर्ट नोट्स को माइक्रो जीरोक्स की तरह नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम नहीं पता था लेकिन बाद में पता चली। जैसे टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन था या फिर कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो वो चीज़ हम नोट्स में न डालने के बजाय शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन दोबारा रिवाइज होगी और हेल्प करेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स बन गए, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया पूरा। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। तो उसके जाने से पहले एक इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देना एक एग्ज़ाम ही है। तो फिर इवैल्यूएशन कैसे किया जाए? इवैल्यूएशन के लिए मैं बताता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज लो। अब टेस्ट सीरीज में दो तरह के मेनली कैटेगराइज कर सकते हो टेस्ट जो भी रहेंगे। एक तरह के वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जैसे सोम का एक टेस्ट है, तो आपने सोम पढ़ा अभी अभी, आप उसको एनालाइज करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, देखो आप कहाँ वीक रह रहे हो, क्या कहीं आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर आप कोई फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाते हो। जो भी है आप टेस्ट सीरीज फॉलो करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। उसके ऊपर अब 2 से 3 टेस्ट दे के देखो, जैसे भी है कोई सेक्शनल वगैरह, सोम में 2 पार्ट के हो गए, सोम 1 सोम 2 करके अगर टेस्ट है तो वो दो, या फिर सब्जेक्ट टेस्ट दो, जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट कैसा है। उसके बाद आता है कि आइडियल टाइम क्या है रिवाइज करने का। अब सब्जेक्ट पढ़ लिया, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको पीछे वाले को रिवाइज कब करना है? रिवीजन का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेस्ट है आप 10 से 15 दिन के अंदर जो पीछे पड़ा था उसको रिवाइज करो। और स्टार्टिंग में लगता है कि 10 से 15 दिन काफ़ी छोटा गैप है, इससे हमें 1 महीने में रिवाइज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बार जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो जल्दी भूलते हैं। तो इसलिए रिवाइज करो पहले बार ही 10 से 15 दिन के बाद, या फिर ये करो कि 2 वीक पढ़ा उसके बाद एक संडे या फिर मंडे को आगे का नया कुछ नहीं पढ़ना, पूरा पीछे का रिवाइज करना है। रिवीजन में क्या रहेगा? शॉर्ट नोट्स रहेंगे, नोट्स भी रहेंगे, और वो क्वेश्चंस जो हमसे नहीं बने थे, या फिर कुछ उनमें ट्रिक थी और जो हम कैच नहीं कर पाए थे फर्स्ट टाइम में, या फिर कोई क्वेश्चन अच्छा था जिसको बार बार किया जा सकता है, या जिसका ये चांस होता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा और मैं भूल भी सकता हूँ, तो उसको रिवाइज करना है। तो फर्स्ट रिवीजन या फिर सेकंड रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगता है, हो सकता है आपको पूरा 1 दिन लग जाए रिवाइज करने में। कोई इशू नहीं है, आप टाइम मिनिमाइज करने की कोशिश करो, उस पर 1 दिन नहीं लगाना है पूरा रिवाइज करने में। 3 से 4 घंटे लगाने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अपना पूरा टाइम दो उसको, रिवाइज करो। क्योंकि जैसे जैसे अपन रिवाइज करते रहेंगे, फ्रिक्वेंटली रिवीजन साइकिल बढ़ता रहेगा, तो वो सब्जेक्ट्स छोटे होते रहेंगे। हो सकता है कि पहले बार रिवीजन करने में आपको 4 से 5 घंटे लगे थे, दूसरी बार में वही 2 से ढाई घंटे हो जाएगा, तीसरी बार में वही 1 घंटे पे आ जाएगा, फिर ऐसे ये आ जाएगा। ऐसे करते करते फाइनली हम तब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हमारे टॉपिक इतनी बार रिवाइज हो चुके होंगे कि हम एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट आराम से रिवाइज कर रहे हैं विदाउट एनी ओवरबर्डन।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब सब्जेक्ट भी ख़त्म हो गए, मेजर पार्ट ख़त्म कर लिया है, अब स्टार्ट करनी है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज कैसे स्टार्ट की जाए? टेस्ट सीरीज मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज दो पार्ट्स में स्टार्ट करनी है। एक तो पार्ट वही होगा जो सब्जेक्ट पढ़ा सेल्फ एवेल्युएशन के लिए, उसी टाइम पे टेस्ट दिया, खुद को इवेलुएट किया, वो हो गया पार्ट, दैट इज़ पार्ट वन। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद होता है दो तीन सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो दो तीन सब्जेक्ट क्लब करके भी टेस्ट सीरीज होती है और वो देनी है, जिससे क्या रहेगा कि एक तो रिवीजन होगा, दूसरा ये रहता है कि मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या हम इतना जल्दी स्विच कर पाते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, वो स्ट्रेटजी तैयार होती रहेगी। ये दोनों टेस्ट ऑलमोस्ट कंटिन्यू करने हैं जब तक कि हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म नहीं होता। अब सिलेबस ख़त्म होने के बाद अब हम लोगों को दो ही काम करने हैं। एक तो रिवीजन, रिवीजन होगा सब्जेक्ट्स का, एक साथ दो तीन सब्जेक्ट उठा सकते हैं जैसे भी बने, कि स्ट्रक्चर के साथ कोई थ्योरी का सब्जेक्ट उठा लिया या फिर जो भी जैसे बने, जैसे जिसकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट रिवीजन। उसके साथ साथ फुल टेस्ट सीरीज देनी ज़रूरी है। और ये टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे? 1 से 1.5 महीने पहले फुल सिलेबस देने चालू करना है, और हो सके तो उसी टाइम स्लॉट में दो जिस टाइम स्लॉट में गेट का एग्ज़ाम होता है। और दो, अगर ये नहीं पता है कि गेट का कब होना है, सुबह की शिफ्ट होगी या शाम की शिफ्ट होगी, तो आप सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर शाम की शिफ्ट में दे सकते हैं, ताकि एक हैबिट बने जो हेल्प करेगी हमें एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ जाके नया नहीं लगेगा कि इस पर्टिकुलर आवर में मैं सोता था या फिर मैं कुछ और करता था और आज मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो उस वहाँ से थोड़ा इजी होने के लिए टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। 1 से 1.5 महीने पहले टेस्ट देने टेस्ट देने और टेस्ट देने के देने अब टेस्ट देने का तरीका क्या है? टेस्ट देने का तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ, कैलकुलेटर वगैरह ऑन स्क्रीन रहता है, उसी को यूज़ करना है। क्वेश्चंस करने, जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं करते जाओ। अब यहाँ पे बनानी है एक स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये कि जैसे कि मैथ और एप्टी और इंग्लिश होती है, और एक अपना टेक्निकल पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट में से कौन सा पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, ये आपको टेस्ट देके ही पता चलेगा। कई बार क्या होता है, अपन टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम एप्टी में फंसे रह गए, टेक्निकल का पेपर रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करो, आपको टेस्ट में ये इटरेट करना है, बार बार करना है। कभी आप मैथ पहले करके देखो, कभी टेक्निकल पहले करके देखो, और पता करो कि कहाँ से टाइम बचाया जा सकता है, कहाँ पे मैं ज़्यादा बिना काम में ओवर थिंक कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। कोई इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है और हार्ड क्वेश्चन है जिनके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, 2 से 3 मिनट चाहिए, वो नहीं दे पा रहा, तो वो वही स्टार्ट कर वही करना है। क्योंकि नो डाउट कोई भी बंदा मेजर मेजर टॉपिक्स पढ़ के पीएससी में, ओके, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द वॉइस। सो जैसे गेट के सिलेबस आप देखोगे, तो सिलेबस में देखते हैं कि जैसे जियो टेक्निकल और एनवायरनमेंट का ज़्यादा वेटेज है, तो कोई भी बच्चा आराम से इन दो सब्जेक्ट को आराम से प्रिपेयर करके इसके साथ उसके साथ जो थर्ड प्रेफरेंस पे आते हैं, फोर्थ प्रेफरेंस पे आते हैं, 8 6 7 सब्जेक्ट पढ़ के आराम से 50 के आसपास नंबर ला सकता है। ठीक है, मेरा ये मानना है, काउंटिंग द मैथ एंड एप्टी। तो अब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको 50 से 70 75 80 85 तक पहुंचाएगी? वो चीज़ निकल जाती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कहीं पे टाइम लगा दिया, नहीं लगाना था, कहीं पे टाइम लगाना था बट टाइम नहीं मिला। तो वो चीज़ रेक्टिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज में स्ट्रेटजीज बनानी ज़रूरी है। मान लो कि गेट में आप पहुंच गए, टेस्ट में आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। अब एग्ज़ाम दे रहे हो, उस टाइम पे आप स्ट्रेटजी अपनी चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे तो फिक्स है। अगर रैंडमली करना चालू किया तो हो सकता है कहीं भी अटक के रह गए, जो मार्क्स 80 आने थे, 82 आने थे, वो मार्क्स 60 रह गए। नो डाउट आप टेक्निकली कवर कर लेंगे, सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपको सब आता होगा, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। 65 में से 60 62 क्वेश्चंस करके आते हैं बच्चे, बट एक्यूरेसी नहीं होती। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज चालू करनी है, फुल टेस्ट सीरीज। पार्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, फुल टेस्ट सीरीज पूरे गेट के पैटर्न पे 1 से 1.5 महीने पहले चालू कर देनी है। उसके बाद या
ओके, टेस्ट सीरीज हो गया, फुल सिलेबस टेस्ट कवर अप हो गया। उसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोस्टली हो गया है। और अभी जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब टेस्ट हो गए, रिवीजन चलते रहेगा। और उसके बाद ये आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा टॉपिक छोड़ देता है, या फिर कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने फेवरेट बनाऊँ और कौन से ऐसे हैं जो मैं छोड़ दूँ बिल्कुल। जैसे कि मान लो कि स्ट्रक्चर पार्ट पीएसयूजी पूछती है। आईआईटीज के लिए हम टेक में जाते हैं तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं बच्चे, तो वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो पूछ लेते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। जियो टेक है, ये चीज सब्जेक्ट है, स्कोरिंग होता है, सब लेते हैं। एनवायरनमेंट है, सब पढ़ते हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनका वेटेज काफ़ी कम है, या फिर जिनमें एक ही गेट से क्वेश्चन किसी साल तो आता ही नहीं। अगर आता है तो एक एक ही क्वेश्चन आता है या फिर दो ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 नंबर के आती है या फिर 5 नंबर के आस 2 से 5 नंबर का वेटेज है। वो वाले टॉपिक्स अपने को छोड़ने नहीं है। या आई विल आंसर दैट हाउ टू बी मोटिवेटेड। डोंट वरी। तो वो टॉपिक्स है जैसे कि इस साल के आप पैटर्न में देखोगे, डेप्रिसिएशन इंजीनियरिंग इकोनॉमी आती है। वहाँ पे जनरली छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग इकोनॉमी में आज तक गेट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट स्टिल क्वेश्चन था। और आई गेस 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो सोचो, आप अगर 70 पे स्टक हो और आपने वो क्वेश्चन उस टाइम पे किया है, तो आप डायरेक्ट 72 हो गए। आपकी रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी 2 नंबर से। तो इसीलिए सिलेबस पूरा पढ़ना। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक हमें काफ़ी अच्छे आते हैं और कुछ हमें थोड़े कम आते हैं, कम अच्छे आते हैं। बट आते दोनों अच्छे हैं। कि ये नहीं है कि जैसे सीपीएम पार्ट हमने छोड़ दिया, अब पेपर में एमसीक्यू में आ गया, पार्ट की फुल फॉर्म ही आ गई। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट की फुल फॉर्म ही नहीं लिख पा रहे हैं। तो वो चीज़ें बना के रखनी है, वैसे कंटिन्यू करना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और हाँ, रही बात मोटिवेटेड की, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो हमेशा मोटिवेट रहता हो या फिर हमेशा टॉपर होएगा। तो सब सोचते हैं कि पता नहीं दिन में 10 घंटे पढ़ता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन हो जाता है। या फिर हम सोचते हैं कि टॉपर है, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। बात सही है, डेली पढ़ना पड़ेगा, बट 10 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करते रहो। जैसे जैसे टारगेट अचीव होंगे, खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगा, चीज़ें समझ में आएगी और इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट्स में। तो वो आप इम्प्लीमेंट करो। और एक वीक में मेरा मानना है कि आप 5 से 6 दिन पढ़ रहे हो, तो उसके बाद एक एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो। और रेस्ट वाले दिन हम कम पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी है। तो इसीलिए मोटिवेटेड रहो। ये सोचना नहीं है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है या फिर आज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं सिलेक्ट हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, रैंक अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। कोई मैटर नहीं करता। आप रेस्ट भी लो, आप पढ़ो भी। बस जिस दिन पढ़ रहे हो ज़्यादा पढ़ो, जिस दिन नहीं पढ़ रहे हो उस दिन थोड़ा कम पढ़ो, बट पढ़ो। बस। और कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हो, या फिर मैं पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर इन सारे क्वेरीज को अगर मैं सम करूँ, तो इनमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ें निकल के आएंगी। पहली बात, सिलेबस का एनालिसिस और खुद का इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। जब तक सिलेबस देख के ये नहीं पता होगा मुझे कितना आता है, मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, जब तक आपको अपना लोवेस्ट नहीं पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप कितना हाई जंप करोगे, वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए सब्जेक्ट का एनालिसिस एनालिसिस में इंक्लूड होगा कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे नहीं है, वो भी रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। ये सब खत्म हुआ, हमने इंट्रोस्पेक्शन किया। उसके बाद हमें चूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिया, उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के साथ साथ हमारे शॉर्ट नोट्स रेडी हो रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में जाएंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर कोई इंपॉर्टेंट अजम्पशन।
इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सिर्फ ये दो ही चीज़ आएंगी। तीसरी चीज़ जो शॉर्ट नोट्स में जाएगी वो ये है कि टेस्ट सीरीज देते टाइम या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते टाइम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो इंक्लूड करनी है। नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद सब्जेक्ट खत्म और नेक्स्ट पार्ट आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। नंबर आए नहीं आए वो दूसरी दूसरी बात है, वहीं से एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक वीक रह गया या फिर कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। और एक्चुअली जो सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह देते हैं उन्हीं से डिसाइड होता है कि आपकी रिवीजन साइकिल क्या होगी, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि सब कुछ डायनामिक है, स्टैटिक कुछ नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस एक और बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है टेस्ट सीरीज और इंट्रोस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए अप्लीकेबल रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ जिसको आपको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में सोचना, उस डायरेक्शन में सोचना। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन और थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ आपको, उस डायरेक्शन में सोचना है। क्योंकि डेटा आपका खुद का रहेगा, क्योंकि स्टडी प्लान तो आपका खुद का बनना है, रिवीजन साइकिल आपके खुद की बननी है, मार्क्स आपके खुद के आने हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पेपर देने की वो खुद की रहेगी। तो फिर वो ये सब चीज़ें किसी डेटा के ऊपर ही तो बनाएंगे हम, तो वो डेटा तो हमारा होगा। अब डेटा हमारा होने के लिए हमें टेस्ट देने पड़ेंगे और वो भी ऑनेस्टली देने पड़ेंगे। मार्क्स आ रहे हैं तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, नहीं आ रहे तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज हो गई, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिवीजन। रिवीजन का जैसे मैंने बताया टेस्ट सीरीज से पता चलेगा, टेस्ट देते रहेंगे, पता चलता रहेगा। जो टॉपिक वीक है फ्रीक्वेंट रिवीजन, वो मैंने 10 दिन बताया है, आप एक हफ्ते में रिवीजन करो, तब तक रिवाइज करना है जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो जाए सब्जेक्ट्स। और दूसरा रिवीजन का फ़ायदा ये होता है, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये है क्योंकि गेट के जस्ट बाद जनरली पीएसयूज के फॉर्म्स आने चालू हो जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने चालू हो जाते हैं। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता कि हम टेक्निकल के पूरी बुक्स पढ़ें दोबारा। तो यहीं पे शॉर्ट नोट्स और फ्रीक्वेंट रिवीजन क्या और रहता है, तो चीज़ें याद रहती हैं, थोड़ा थोड़ा बस रिवाइज करना रहता है जो इजीली शॉर्ट नोट्स कवर कर देते हैं। तो गेट तक ही लिमिट नहीं होना, हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है तो वो चीज़ वहाँ पे कवर अप करवा देती है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सब्जेक्ट कवर होने के बाद टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस टेस्ट देना है। अब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, एक दिन में 3 4 नहीं देने, एक दिन में एक ही देना है, बैठ के उसको फिर एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो दोबारा ट्राई करने हैं, क्यों नहीं हुए करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो शॉर्ट नोट्स में वापस जाके ऐड करनी है। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको स्टार कर देना है उसी टाइम पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिवाइज किए जाएंगे। तो आप देख रहे हो एकदम जितनी चीज़ हमें रिवाइज करनी है वो कम नहीं हो रही, उनका टाइम कम हो रहा है कि रिवाइज करने में टाइम कम लगेगा, बट इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है जो हमें रिवाइज करनी है। यही फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, रिवाइज भी करने हैं, सब कैलसी भी यूज़ करना सीखना है। क्योंकि कई बार होता है कि हम गेट में पहुंच जाते हैं, नॉर्मल कैलसी यूज़ करने की आदत होती है, वहाँ जाके कैलसी समझ नहीं आता है, तो कैलसी की प्रैक्टिस भी यहीं से निकल के आएगी। क्योंकि एक भी फैक्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कुछ भी कम हुआ, अगर गलती से भी आधा नंबर कम होता है तो जो रैंक आपकी 50 आनी थी वो 150 हो जाएगी, तो 150 आनी थी वो 300 पहुंच जाएगी। तो कुछ भी फैक्टर नहीं छोड़ना है। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पोस्ट कर दीजिए। ओके देन लेट्स कंक्लूड द सेशन। होपफुली सभी सुरक्षित हो गए, सेफ हो गए। कोविड चल रहा है, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो। ओके एवरीवन। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इसी पे प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जैसे भी होता है। ओके एवरीवन, थैंक यू।